नमस्कार दोस्तों, मैं सुभा शर्मा एक बार फिर से आपके सामने। आज हम फिर से बात करेंगे ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन की EPC 2। अब आपने देखा होगा कि हमने आर्ट के बारे में बातें कर ली, हमने ड्रामा के बारे में बातें कर ली। अब क्या बचा? ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, आप धीरे धीरे ही इसे सीख पाओगे। तो अब क्या बचा? देखिए, जब हम अपने सब्जेक्ट का नाम लेते हैं ना, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, तो हमने आर्ट के बारे में जाना, हमने ड्रामा के बारे में जाना और एजुकेशन। अब हमारा एक वर्ड बचता है एजुकेशन। एजुकेशन के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि आप एजुकेटेड हो और आपको ऐसा लगता होगा कि एजुकेशन के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन एजुकेशन एक ऐसा वर्ड है ना, जिसको समझना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि हाँ मैं एजुकेटेड हूँ और मैं एजुकेशन का मतलब जानता हूँ या मैं जानती हूँ। इसे समझाना, इसे खुद समझना पहले तो, और इसे दूसरे को समझाना, ये बहुत ही मुश्किल होगा। आप B.Ed में अदर कोर्स में पढ़ भी रहे होंगे कि शिक्षा क्या है या एजुकेशन कहते किसे हैं, इसके क्या क्या मायने होते हैं, ये सारी चीज़ें आप पढ़ भी रहे होंगे। लेकिन आपने कभी ये ध्यान दिया कि एजुकेशन जो वर्ड है, आपने जितनी भी तरह के परिभाषा इसमें देखे होंगे, डेफिनेशंस इसमें देखे होंगे, आपने एक बात ध्यान दिया कि इसमें एक वर्ड कॉमन आता है। आपने ज़रूर ध्यान दिया होगा, पर हो सकता है कि आपने इतना सीरियसली नहीं लिया होगा कि ये वर्ड इसमें हर बार आ रहा है, या उसे नोटिस नहीं किया होगा। लेकिन मैं बताती हूँ वर्ड कौन सा है। वो वर्ड है सर्वांगीण। आपने जब भी किसी डेफिनेशन को देखा होगा ना, या पढ़ा होगा, या अदर मैम पढ़ा रही होंगी, सर पढ़ा रहे होंगे, तो वो उसमें आता है सर्वांगीण विकास। ये वर्ड बहुत ही कॉमन है और ये चीज़ें आप बार बार सुनते हो, सर्वांगीण विकास। तो ये सर्वांगीण विकास क्या है? देखिए, मैं आर्ट रिलेटेड क्लासेस ले रही हूँ आपकी, लेकिन मैं एजुकेशन की बातें कर रही हूँ। आपको थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये अजीब लगने की कोई बात इसमें है नहीं। कैसे नहीं है, ये सुनिए। इसलिए नहीं है क्योंकि एजुकेशन में ही आप ड्रामा और आर्ट के लिए पढ़ रहे हो। एजुकेशन में ही पढ़ रहे हो कि ये यूज़फुल कैसे होगा, ठीक है। ये अदर वे में नहीं पढ़ रहे हो कि मैं आर्टिस्ट बनने जा रहा हूँ और मुझे ड्रामा और आर्ट पढ़ना है। नहीं, मैं एजुकेशन के लिए पढ़ रहा हूँ। मैं जब मेरी कैरियर की शुरुआत होगी और मैं जब शिक्षक बन जाऊँगा या मैं जब शिक्षक बन जाऊँगी, तब मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूँगा या करूँगी, ठीक है ना। इसलिए हम पढ़ रहे हैं इसे। इसीलिए मेरा ये बताना आप लोगों को ज़रूरी है कि एजुकेशन क्या है। आपने बहुत पहले से इसे जाना है और जानते भी होंगे। अभी आप प्रेजेंट में मेरा वीडियो देखते देखते भी आप ये चीज़ें जान रहे होंगे कि ये फिर से एजुकेशन के बारे में बातें कर रही हैं। इसके बारे में तो हम पढ़ रहे हैं और हम जानते हैं, लेकिन मेरा एक फोकस पॉइंट है। मैं फोकस देना चाहती हूँ एजुकेशन के एक वर्ड पे, जो कि उसके डिफिनीशन में बार बार रिपीट होता है, और वो है सर्वांगीण विकास। जब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी ना कि मैं इस वर्ड पे स्ट्रेस क्यों दे रही हूँ, तब आपको लगेगा कि मैम इस चीज़ को क्यों बता रही हैं या एजुकेशन के बारे में बातें क्यों कर रही हैं आर्ट को और ड्रामा को छोड़कर। देखिए, सर्वांगीण विकास, इसका मतलब होता है कि ऑलराउंड विकास। ऑलराउंड विकास का मतलब क्या? अगर इसे साधारण शब्दों में कहा जाए तो ऑलराउंड विकास का मतलब होता है हर तरीके से हमारा विकास होना। ना कि सिर्फ पढ़ाई में, हम स्टडी में सिर्फ अच्छे होंगे तो हमारा विकास होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। और ये ज़्यादातर लोग ऐसा मानते हैं, ऐसा सोच रखते हैं कि ऐसा नहीं है सिर्फ पढ़ाई में ठीक हो मीन्स ब्रिलियंट स्टूडेंट है, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं हैं। आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो व्यक्ति सिर्फ स्टडी में ठीक है उसे ही लोग बोलता है कि हाँ ये अच्छा है या ये पढ़ने में अच्छा है। ऐसे बिल्कुल नहीं है। आजकल ऑलराउंडर जो लोग होते हैं ना, उन्हें ही लोग क्वालिटी प्रोडक्ट बताते हैं कि हाँ ये बच्चा बहुत अच्छा है, हर चीज़ में अच्छा है। तो हम आते हैं सर्वांगीण विकास। तो इसका मतलब ये है कि सर्वांगीण विकास का मतलब है सीधा कि स्टडी के साथ उसे और चीज़ें भी आनी चाहिए। अब और चीज़ों में क्या क्या आया? आपने देखा होगा स्कूल्स में अब स्पोर्ट्स वगैरह होने लगे हैं,
मतलब काफ़ी अच्छे से होने लगे हैं। इनमें लोग फोकस करते हैं, फोकस इतना करते हैं कि बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करना है और वो करते हैं। उन्हें सिखाया जाता है योगा कैसे किया जाता है या योगा के क्या क्या टर्म होते हैं, और उन्हें आर्ट रिलेटेड चीज़ें भी बताई जाती हैं कि आर्ट में क्या होता है, या उनके क्लासेस होते हैं आर्ट के, ऑप्शनल पेपर होता है आर्ट का। क्योंकि आप बीएड कर रहे हैं तो आपके बच्चे बड़े होंगे, आप छोटे बच्चों को पढ़ाना नहीं है आपको, वो डीएलएड वालों का काम है। आप बीएड कर रहे हैं तो आपके बच्चे बड़े होंगे और उनका ऑप्शनल पेपर तक आर्ट होता है। ठीक है, तो अब देखिए कि सर्वांगीण विकास में आर्ट और ड्रामा कैसे रिलेट करता है या इसमें कैसे मदद करेगा। तो ये चीज़ें आपको देखनी होंगी। आप जब शिक्षक बन जाओगे ना, तब स्कूल में जाओगे, तब आपको इसका वैल्यू पता चलेगा। अभी आप सिर्फ सुन रहे हैं, आप सिर्फ देख रहे हैं, आपको समझ में ज़्यादा नहीं आ रहा है, लेकिन आप सिर्फ सुने। अगर आपको कुछ जानना है आगे के लिए तो आप सिर्फ सुने, काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो हमने आज एजुकेशन की बातें की कि एजुकेशन क्या है। तो देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है ना, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, उसका तीनों वर्ड हमने जान लिया। देखिए मैं बहुत ही इजी वे में आपको समझाना चाहती हूँ। आप सब्जेक्ट देखा, आपने सब्जेक्ट का नाम जाना, उसका फुल फॉर्म जाना, अब बाकायदा उस सब्जेक्ट का एक एक वर्ड मैं आपको तोड़ तोड़ कर बता रही हूँ, एक एक वर्ड के बारे में। कला, ड्रामा और एजुकेशन, अब ये तीनों चीज़ों को आप जानने लगे हैं। ठीक है, तो अब सर्वांगीण विकास है, इसीलिए हमें हर चीज़ को उसमें ऐड करना है। क्योंकि बच्चों को हमें सिखाना है तो इससे पहले है कि हमें आना चाहिए। जब मुझे आएगा कुछ तभी तो मैं आपको सिखा पाऊंगी। अगर मैं ही नहीं जानती हूँ तो आपको मैं कैसे बता पाऊंगी कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं या ऐसी होनी चाहिए। तो इसलिए पहले मुझे आना चाहिए, तो इसलिए आप लोगों को ये बताया जा रहा है। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि हमारा कोई उद्देश्य नहीं है आपको आर्टिस्ट बनाने का, बस आप इन चीज़ों को यूज कैसे करोगे अपने कैरियर में जब आप शिक्षक बन जाओगे, ये मायने रखता है। और मैं एक चीज़ और भी फिर से बोलना चाहूँगी कि आपको अपने विषय में और अपने विषय का ज्ञान होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप अपने विषय पे पूरी पकड़ नहीं रखोगे, कुछ भी हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो ड्रामा एंड आर्ट हो, आप किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करके आप नहीं पहुंच पाओगे, वहाँ तक नहीं पहुंच पाओगे जहाँ तक आपको जाना है। और मुझे नहीं लगता कोई भी व्यक्ति बस सिंपल जीवन जीने का सोचता भी है। हर आदमी अपने लिए एक मुकाम तय करता है कि मुझे वहाँ पे स्टैंड करना है एक टाइम पे। अगर वहाँ पे स्टैंड करना है, ये मेरा सपना है, तो मुझे वहाँ पहुँचने के लिए मेहनत करनी होगी। और हमें इस तरह के क्रिएटिव लोग इसलिए चाहिए, और बच्चों में क्रिएशन होता है ये हम जानते हैं, और उन्हें क्रिएटिव बनाना है, और हम अपनी क्लास को क्रिएटिव बना रहे हैं अपने विषय में। ध्यान दीजिएगा, अपने विषय में, क्योंकि हमारी अभी जो मांग है ना, वो मांग है हमें क्रिएटिव लीडर्स चाहिए। आप ध्यान दीजिएगा मेरे इस वर्ड पे, हमें क्रिएटिव लीडर्स चाहिए। हमें सिंपल लीडर नहीं चाहिए अपने लिए, अपने देश के लिए, किसी संस्थान के लिए। हमें अब क्रिएटिव लीडर्स की मांग है हमारे पास में, और हमें वही प्रोडक्ट बनाना है। मैं बार बार प्रोडक्ट वर्ड यूज़ कर रही हूँ, तो आपको बहुत अजीब लग रहा होगा कि स्टूडेंट है और प्रोडक्ट। देखिए वो प्रोडक्ट ही है हमारा। हम जब क्लास में होते हैं तो हमारे पास कई तरीके के स्टूडेंट होते हैं। किन लोगों के पास में बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, वो पहले से होता है, उनका कैचिंग पावर बहुत ज़बरदस्त होता है। आप अगर एक बार उनसे बोले कुछ तो वो फटाक से उसे समझ लेते हैं, पर दूसरे को वही चीज़ समझने में काफ़ी टाइम लगता है। वो दो तीन बार उन्हें समझाना पड़ता है कि नहीं ये चीज़ें ऐसी होती हैं, आप ऐसे ही करो। तो देखिए हर बच्चे का IQ लेवल अलग है, तो वो हम जो भी तैयार करें ना, वो हमारा प्रोडक्ट है, वो भविष्य में काम आएगा, हमारे काम नहीं आएगा। वो क्रिएटिव लीडर बनेगा और वो दिन देश के काम आए। तो हमें ये चीज़ बनानी है, इसलिए हमें खुद को भी वो चीज़ आनी चाहिए। इसलिए हम इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं। तो देखो हम तीनों चीज़ जान गए। अब मैं बहुत ज़्यादा इसे लंबा नहीं खींचूंगी, क्योंकि मुझे खुद को बहुत जल्दी बोरियत बहुत जल्दी होती है मुझे।
मैं किसी एक तरह की क्लास को या एक तरह के सब्जेक्ट में वो जो बहुत ज़्यादा टाइम लगा के करते हैं ना, वो चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मेरा कैचिंग पावर बहुत ज़बरदस्त है और मैं एक बार में ही चीज़ें समझती हूँ। इसलिए मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे, जो मेरे स्टूडेंट हैं या जो मुझे सुन रहे हैं, वो भी एक बार में ही चीज़ें समझें। लेकिन मैं उसे फिर भी 2 या 3 बार बताती हूँ कि हो सकता है कई बच्चे, जैसे अभी मैंने बताया कि कुछ लोग एक बार में समझते हैं, कि कुछ लोगों को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हर चीज़ों को मैं 1 या 2 बार बता देती हूँ। लेकिन अब ये चीज़ इनफ हो गई है, ठीक है। अब ये चीज़ें हो गई हैं, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। तो देखो, हम लोग ने ड्रामा पढ़ लिया, हम लोगों ने आर्ट पढ़ लिया। क्योंकि ड्रामा ना आर्ट का ही एक पार्ट था, आर्ट के ही अंदर में ड्रामा आता है। अब हम चलते हैं, देखिए हमने आपको पहले दिखाया था कुछ, हमने आपको ये चीज़ें पहले दिखाई थी। हमने आपको दिखाया था चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, काव्यकला और संगीत कला, ठीक है। इंग्लिश में भी अगर देखना है तो चित्रकला पेंटिंग, मूर्तिकला स्कल्पचर, वास्तुकला आर्किटेक्चर, काव्यकला पोइट्री, संगीत कला म्यूजिक डांस प्लस सिंगिंग। ये चीज़ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, लेकिन एक बार मैं फिर से बोलना चाहती हूँ कि इसे आप नोट डाउन जरूर करें। ये आप लोगों को बाद में भी काम देगा, ये नॉलेज है, ठीक है। तो अब हमने ये भी देख लिया कि मैंने मूर्तिकला से स्टार्ट किया था, और मैंने क्यों किया था, मैंने आप लोगों को ये चीज़ें भी बताई हैं कि मैंने इसलिए किया है चित्रकला से स्टार्ट, फिर मैंने मूर्तिकला पे आई, फिर वास्तुकला, इस तरह से हम चले थे। लेकिन हमने चित्रकला को ही क्यों चुना, मैंने ये क्लियर कर दिया है, मैं ये सिर्फ दोबारा नहीं बताऊंगी। अभी मैंने बोला, मैंने बार बार चीज़ें बताना पसंद नहीं है मुझे। आप चीज़ों को समझो, आपको पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है, आप समझ लीजिए, ठीक है। तो आया हमारा चित्रकला। अब हम एक एक चीज़ के डिटेल में जाएंगे। डिटेल में जाएंगे मीन्स हम, ऐसा नहीं है कि हम उसे पूरी डिटेल में ही पढ़ लेंगे, हम कि कुछ चीज़ों पे ध्यान देंगे कि चित्रकला आखिर में है तो कितने तरीके का होता है। आपने बहुत ही तरीके के पेंटिंग्स देखे होंगे, ऐसा नहीं है कि सारी पेंटिंग्स एक तरीके की ही होती है, अलग अलग तरीके का होता है। किसी में टेक्सचर होता है, किसी में कलर्स होते हैं, कलर्स की भी काफ़ी वैरायटी होती है। ऑयल पेंट होता है, एक्रेलिक कलर होता है, और पेंसिल कलर होता है, मोम कलर होता है, कई तरह के कलर होते हैं। आपने बचपन में भी काफ़ी कलर्स यूज़ किए होंगे। बड़े होते होते वो ब्रशेज़ आ जाते हैं, तो वो चीज़ें बदल जाती हैं। तो आपको ये चीज़ जानना होगा, डिटेल में जानना होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरा आपको करना है इसलिए आप जानो, नहीं, ये नॉलेज के लिए आप जानो। अगर किसी पेंटिंग को आप देखने में, किसी एग्जीबिशन में अगर आप गए हैं, वहाँ अगर किसी तरह की पेंटिंग है तो आप उसे देख के थोड़ा समझ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उसके बारे में किसी को समझा सकते हैं कि ये पेंटिंग ये है, क्योंकि पेंटिंग समझना थोड़ा मुश्किल होता है। आर्टिस्ट क्या बोलना चाहता है, क्या नहीं बोलना चाहता है, ये चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। तो ये उतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, लेकिन आप पेंटिंग देखें तो थोड़ा समझ आना चाहिए। इसलिए आज मैं पेंटिंग के बारे में थोड़ा बताऊंगी आप लोगों को कि कितने तरीके की पेंटिंग होती है। और ये तो आप जान ही रहे हो कि पेंटिंग की शुरुआत बहुत ही पहले हो चुकी है। पेंटिंग की शुरुआत सबसे पहले हुई है गुफाओं में। जब हम गुफाओं में रहते थे, हम आदि मानव का काल था हमारा, तब से हम पेंटिंग कर रहे हैं। हम तब से पेंटिंग कर रहे हैं। हम जो चीज़ें देखते थे हम उसे बनाते थे। वो वैसा नहीं बनता था, लेकिन हम कोशिश करते थे। हम रंगों का प्रयोग करने लगे थे कि जैसे मिट्टी पीस के मिट्टी के कलर का यूज़ करते थे। अगर कोई डार्क मिट्टी है तो वो अलग कलर का शेड देगी, कोई लाइट मिट्टी है तो अलग कलर का शेड देगी। उन्हें मिक्स करके हम कुछ चीज़ें बनाया करते थे। तो देखिए, हम क्रिएटिव बहुत पहले से हैं और हमने आर्ट करना भी बहुत पहले से शुरू कर दिया है। और मैं ऐसे अभी बोल रही हूँ ना, ऐसा नहीं है कि आप जो सुन रहे हो या बीएड करने जितने भी लोग आए हैं वो लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं रखते हैं या उनके लिए एकदम ही नया विषय है। हाँ, ये नया विषय है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ये नया विषय नहीं है, लेकिन इसमें भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो इसके बारे में जानते होंगे। कुछ बच्चियाँ तो हमारी ऐसी होंगी जो इसमें करती होंगी, कुछ चीज़ें करती होंगी, अपने घर में शौकिया तौर पर ही काफ़ी चीज़ें बना लेती होंगी, या देख के बनाने का उन्हें शौक़ होगा, कुछ डेकोरेटिव करने का शौक़ होगा।
मैं आज आप लोगों को ये भी बताऊंगी क्या चीज़ प्रचलन में है और क्या चीज़ें अभी हैं जो कैसे ट्रेंड में है और उसे लोग बनाना पसंद करते हैं। तो थोड़ा सा पहले हिस्ट्री भी जान लेते हैं, क्योंकि ये हमारी पढ़ाई है तो आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। मैं फिर से कहती हूँ बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, लेकिन आप थोड़ा सा इस पर नॉलेज रखिए। तो हाँ देखो, हम गुफाओं से हमने शुरू किया, गुफा के बाद हम कहाँ पहुँचे। देखिए गुफा हुआ हमारा, फिर हमारा नगर बसा। जब हम गुफा में रहते थे उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता आई, जो कि हमारे सामने आई कि हाँ ऐसे था हमारा हिस्ट्री इस तरह का है, हम इस तरीके से रहते थे, हमने अपना घर वर बसाना शुरू कर दिया था, हमें फैमिली की समझ थी, हम घर को भी बहुत प्रॉपर तरीके से बनाने लगे थे कि यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा। अब देखो हम वहाँ तक पहुँच गए। इसका सीधा मतलब है कि अब हम स्थानीय हो गए हैं, हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ की एक सभ्यता विकसित हो रही होगी हमारी। अब देखना ये है कि उसके बाद क्या हुआ, आखिर चित्रकला उसके बाद कैसे बढ़ा। ठीक है, हमको ये देखना ही होगा कि चित्रकला उसके बाद कैसे बढ़ा, क्योंकि हम इसके बारे में ही पढ़ रहे हैं, इसीलिए देखना ही होगा। ठीक है, तो हमारी शुरुआत में हम गुफा चित्रण करते थे, आप जान लिया, आपने पूरे तरीके से जान लिया कि हमने गुफा चित्रण करते थे। उसके बाद हमने अपना घर बसाया, हमारी एक सभ्यता हुई, हम अलग अलग क्षेत्रों में रहने लगे कि हाँ मैं यहाँ पे रहता हूँ, आप वहाँ रहते हो, मीन्स थोड़ा डिस्टेंस में हो गया हमारे बीच में। तो अब हम स्थानीय चित्रशैली स्टार्ट करने लगे, हमारी चित्रशैली बनने लगी। अब देख लो इंडिया के बारे में, हमारा जो इंडिया है उसमें कितने सारे स्टेट हैं, ये तो आपको बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि आप इसके बारे में जानते होंगे। हमारे कितने सारे स्टेट हैं, हर स्टेट का आर्ट अलग होता है। आप राजस्थान का देख लो, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, जम्मू, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये सारे जो है ना, ये सारे राज्य हैं, स्टेट हैं, यहाँ की कला भी अलग अलग है। ये नहीं है कि बिहार में जो हो रहा है वही यूपी में होगा, वही एमपी में होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर जगह की कला डिफरेंट होती है। तो अब क्या हुआ ना कि धीरे धीरे चीज़ें बढ़ गई, हम वहाँ से रहने लगे अलग अलग, अब हमारा स्टेट बन गया, अब हम लोग अलग अलग स्टेट वाइज रह रहे हैं और हमारी कला वहाँ की कहलाने लगी। तो हमारी चित्रशैली बदल गई। मैं कुछ अलग बनाती हूँ क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ, आपका शैली कुछ और है क्योंकि आप वहाँ रहते हो। तो अब देखिए कि चित्रशैली हो गई, तो अब कौन कौन सी चित्रशैली ऐसी है, क्योंकि देखिए हमारे इंडिया में बहुत से स्टेट हैं तो चित्रशैली बहुत ज़्यादा होगी, और मैं आपको कुछ ही चित्रशैलियों के बारे में बताऊंगी, क्योंकि कुछ के बारे में जो कि फेमस है और जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो अब ये आप आइए राजस्थान चित्रशैली, जो राजस्थान का है, राजस्थानी चित्रशैली। तो ये कैसा होगा, आप जानते हैं कि राजस्थानी चित्रशैली में क्या होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा राजा रानी हुआ करते थे, वहाँ का जो घटनाएं घटती थी उनके ऊपर बनते होंगे चित्र। आप ऐसा सोच सकते हैं, आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही होता था। राजा रानियों के वो पेंटिंग्स बनाया करते थे, क्योंकि वहाँ पे इस तरह की सभ्यता शुरू से रही है। जो घटनाएं घटती थी, ऐतिहासिक घटनाएं भी आपने बहुत सुनी होंगी कि राजस्थान में ये होता था, वो होता था, आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपने जाना होगा, उससे रिलेटेड वो पेंटिंग बनाया करते थे। ठीक है, और वो घटनाओं को वो प्रदर्शित किया करते थे पेंटिंग के माध्यम से। इसे कहते हैं राजस्थानी चित्रशैली। अब राजस्थान में ही काफ़ी था, जैसे देखो राजस्थान में ही मेवाड़ था, किशनगढ़ थे, कोटा थे, जयपुर थे। लेकिन राजस्थान, अभी हम इंडिया की पूरी बात कर रहे थे हम कि इंडिया में इतने स्टेट हैं और वहाँ की चित्रशैलियाँ अलग अलग हैं। लेकिन अब देखिए आप राजस्थान के अंदर में भी कई चित्रशैली हैं, मतलब राजस्थान बड़ा है और वहाँ पे भी अलग अलग जगह है कि हाँ ये ज़िला अलग है, ये ज़िला अलग है, और वहाँ की चित्रशैली भी अलग है। बताइए हम कितनी चित्रशैली अलग है, हम वहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं और अब इसमें भी बढ़ गया। तो देखिए आपको बहुत डिटेल में जाना नहीं है, पर आप मेन चीज़ों को याद रखो। अब राजस्थान में मेवाड़ वाला बहुत फेमस है, किशनगढ़, कोटा,
कोटा नाम तो बहुत फेमस है। अभी तो और लॉकडाउन में कोटा में स्टूडेंट फंसे थे, उन्हें लेके आना है, उन्हें ये करना है। तो कोटा मतलब कई नाम ऐसे आएंगे और कई चीज़ें ऐसे आएंगी जो मुझे आपको समझानी नहीं पड़ेंगी, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट हैं ना वो लेवल रखते हैं अपना। तो देखिए इसके अंदर भी इतना कुछ। अब जम्मू की बातें करें तो जम्मू का भी जो चित्रशैली था वो बहुत फेमस है। वहाँ भी लोग प्रकृति से रिलेटेड पेंटिंग बनाया करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं उधर की प्रकृति बहुत सही है। आप अभी भी हम उधर घूमने जाना पसंद करते हैं। कुल्लू चित्रशैली जो है वो भी बहुत फेमस है। तो ये जो मेन कुछ चित्रशैलियाँ हैं ना वो ये बहुत फेमस रही हैं। अब आइए देखिए मुगल काल आ गया हमारा। हम जब आज़ाद नहीं थे, ठीक है, जब हम बहुत पहले की बातें करते हैं, जब हमारा इंडिया था, फिर मुग़ल आए। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो ये चीज़ें आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, मुझे बताने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मुग़ल काल हमारा शुरू हुआ, तो जब मुग़ल आए ना तो उन्होंने अपनी चित्रशैली हमें दी। उस टाइम पे भी हमारा चित्र बनाने का तरीका बहुत बदल गया। हम इसके पहले बनाते थे, हम अपने तरीके से बनाते थे। मैंने बताया कि राजस्थान में कैसे होता था, ये बनाया करते थे हम, वो बनाया करते थे हम। उसके बाद मुग़ल जब आ गए तो वो कुछ लेके आए होंगे, वो जहाँ रहते होंगे वहाँ की चित्रशैली कुछ तो रही होगी, वो लेके आए तो उन्होंने हमें वो चित्रशैली दी, तो वो मुग़ल चित्रशैली कहलाई। अब बताओ कि हमारा देखो क्या है ना कि हमारे पास ये चीज़ है और आप मुझे कुछ और भी बता रहे हैं कि इससे रिलेटेड ये चीज़ है, आप इसको भी जानो। तो मेरा क्या होगा ना, मेरे पास मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, तो जो तीसरी चीज़ें निकल के आएंगी ना वो मिक्सचर होंगी। उसके बाद कुछ चीज़ें बदल जाएंगी। आप कहीं रहते हैं और कहीं और जाके रहने लगते हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ झारखंड रांची में रहती हूँ और मैं बाहर चली जाती हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई उत्तर प्रदेश से की, मैं ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, उत्तर प्रदेश से की, तो मैं वहाँ पे जाके रहना पड़ा। वहाँ की सभ्यता थोड़ी अलग है, ऐसा नहीं कहती हूँ बिल्कुल अलग है, क्योंकि इंडिया के अंदर में ही है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो होगा नहीं। अब वहाँ मैं रहने लगी हूँ, अब वहाँ का खान पान थोड़ा सा अलग है, वहाँ की चीज़ें अलग हैं, वहाँ बनाने का तरीका, अगर सेम चीज़ ही बन रहा है ना खाने को, तो वहाँ का बनाने का तरीका अलग है, तो टेस्ट अलग हो जाता है। तो हर चीज़ अलग होती है, एकदम सेम टू सेम नहीं होगी। पर मुझे वहाँ जाने के रहने में थोड़े दिन थोड़ा अजीब लगता है कि हाँ ये चीज़ एकदम डिफरेंट है, लेकिन वो चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। धीरे धीरे आपको वहाँ का कल्चर अच्छा लगने लगता है, वहाँ रहना अच्छा लगने लगता है, वहाँ का खाना अच्छा लगने लगता है, वहाँ की भाषा, क्योंकि सबसे ज़रूरी है, हर जगह की भाषा बिल्कुल डिफरेंट होती है। आप यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं वहाँ पे वैसे बात नहीं करते हैं, वहाँ का लैंग्वेज अलग है, तो शुरू में थोड़ा अजीब लगता है, फिर अच्छा लगने लगता है। कई बार तो ऐसे होती है कि हम वहाँ के कोई वर्ड है ना यूज़ करने लगते हैं, हम यहाँ भी आ जाते हैं तो वो वर्ड यूज़ करते हैं। तो देखिए कैसे मिक्सचर हो रहा है, दो चीज़ें मिलती हैं, तीसरी चीज़ें निकल के आती हैं। तो हमारी सभ्यता पहले वैसी थी, हम इस तरह की पेंटिंग बनाया करते थे। फिर मुग़ल आए, मुग़ल कुछ अपना लेके आए, फिर उन्होंने हमें दी, तो चीज़ें अलग हो गई। उसके बाद हम जब हम गुलाम हो गए तो कंपनी पेंटिंग वगैरह शुरू हुई, लोग बैठा दिया जाता था वहाँ पे, जैसे वहाँ सभा लगा करते थे। आप जानते होंगे कि पहले सभा लगा करती थी, सभा होती थी, वहाँ पे बैठे हुए जितने लोग उनका पेंटिंग बनाया जाता था। पेंटिंग बनाया जाता था मीन्स वो सारी चीज़ें बनाई, छोटी, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा सा कैनवस लिया है उस पर बना रहे हैं, नहीं, वो बहुत छोटी छोटी होती थी, उसमें सारी चीज़ें छोटी छोटी बनाई जाती। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बना रही हूँ तो आपके जैसा ही होगा, ऐसा नहीं है, वो आपके जैसा नहीं, वो प्रतीक होगा कि यहाँ पे मैंने सुबह को बनाया है, यहाँ पे मैं राजा को बैठाई हूँ, यहाँ इनका घोड़ा है, वो छोटी छोटी चीज़ें होती थी। तो कंपनी शैली उस टाइम पे शुरू हुई, कंपनी शैली। तो देखिए चीज़ें बदल जाती हैं, जब दो चीज़ें मिक्स होती हैं तो तीसरा निकलता है, ये तो सभी जानते हैं, बहुत ही कॉमन है। तो उस तरह से हुआ, शैली अलग अलग है, ठीक है, पेंटिंग्स अलग अलग हैं। आप कहीं भी घूमने जाओगे ना, अब इस वीडियो को देखने के बाद अब जब भी आप कहीं भी घूमने का कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो आप ज़रूर देखिएगा वहाँ पे आर्ट रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, इस पे ध्यान आप ज़रूर देंगे। ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि आप इसके पहले ध्यान ही नहीं देते थे, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आप ज़रूर देखने जाते होंगे म्यूज़ियम में,
आप जरूर देखते होंगे, आप कहीं गए हैं तो भीमबेटका घूमने गए होंगे तो आप जरूर वो गुफा के अंदर में देखा होगा आपने कि हाँ यहाँ चित्रण है। आपका गाइड आपको बताया होगा कि देखो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें बनी हुई हैं, आपने देखी भी होंगी, आपने उसके साथ फोटोज भी लिए होंगे, लेकिन आपका ध्यान ही नहीं गया कि ये आर्ट है, ये उस टाइम का आर्ट है जब हम गुफाओं में रहते थे। अब जब भी आप घूमने जाओ ना तो ऐसा ज़रूर सोचो कि ये आर्ट से रिलेट करता है। हम मज़े मज़े में सारी फ़ोटोज़ ले लेते थे, देख लेते थे, घूम लेते थे, सुन लेते थे गाइड की बातें, हाँ हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, बस। लेकिन आप इससे रिलेट करना सीखिए, क्योंकि आप इन चीज़ों को जब बच्चों को पढ़ाएंगे भी ना, जब हम हिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे जब, तो उन्हें बता भी सकते हैं, आप भी बता सकते हैं कि देखो बच्चों इस तरह से करना। आप भी जब जाएं घूमने तो आप भी देखिएगा, आप इसे देख सकते हैं। तो ठीक है, इस तरह से आप अपना नज़रिया बदलो। मैंने पहले भी कहा है कि अपना नज़रिया बदलें आप, क्योंकि इसकी ज़रूरत है। अब अपने नज़रिए बदलने की ज़रूरत है। जब तक हम अपना देखने का तरीका नहीं बदलेंगे, चीज़ें हमें सही से समझ नहीं आएंगी, और वो कितने परत दर परत उसके अंदर में कितनी चीज़ें हैं आप ये भी नहीं समझ पाएंगे। तो आप इसको थोड़ा सा चेंज करो, तरीके को चेंज करो, क्योंकि आज का प्रेजेंट टाइम की ये ज़रूरत है कि आपको थोड़ा चेंज होना पड़ेगा, आपको थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा, थोड़ा इनोवेटिव होना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम देख लिया चित्रशैली, हमने सारी चित्रशैली देख ली जो फेमस है। मैं बार बार कह रही हूँ, हमने सारी देख ली। आपको लग रहा हो अभी भी छूट गया, हमने तमिलनाडु की बातें नहीं की, हमने केरल की बातें नहीं की, हमने यहाँ की नहीं की, हमने वहाँ की नहीं की। मैम बार बार बोल रही है कि हो गया, सारी देख ली। देखो हम सारी नहीं देख रहे हैं, हम बार बार मैं बोल रही हूँ कि मैं जो महत्वपूर्ण है आपके लिए, जो इम्पोर्टेंस रखता है, मैं उन बातों की चर्चा कर रही हूँ आपके सामने। ठीक है, और आप और ज़्यादा डिटेल में हो सकता है आपको इंटरेस्ट बढ़ रहा हो कि और भी जानना है, तो आप इंटरनेट पे खोज सकते हैं, आप और ज़्यादा जान सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे खुशी होगी अगर आज ये सुन के आप ऐसा सोच रखोगे, तो मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, अब आइए देखिए स्थानीय शैली। अब इसके बाद जब सारी शैलियाँ हमने देख ली, स्टेट वाइज हो गया, मुगल आए देखे गए, हम गुलाम हुए तब देख लिया, हमने सब कुछ देख लिया। ब्रिटिशर्स आए तो अपनी वो कला देके गए, ब्रिटिश कला, थोड़ा सा हमारा इफ़ेक्ट पड़ा कि हम ब्रिटिश जो कला है उससे भी थोड़ा सा प्रभावित हुए, उससे भी थोड़ा कुछ चीज़ें ली हमने। अब स्थानीय कला क्या होती है? देखिए, हमने स्टेट वाइज बातें की कि यहाँ का ये होगा, वहाँ का होगा, वहाँ का वो होगा, पर अब स्थानीय कला चित्रशैली की बातें सारी कर ली कि हाँ यहाँ की चित्रशैली फेमस है, वहाँ की चित्रशैली फेमस है, और सारी फेमस जो कि काफ़ी नाम हुआ जिनका मैंने बताया। अब स्थानीय चित्रशैली किसे कहते हैं? स्थानीय चित्रशैली उसे कहते हैं जो कि जिस स्थान का है ना, वहाँ का वो रिलेट करे, मीन्स वहीं के नाम से वो फेमस हो जाए कि ये यहाँ का है और फेमस है। वहाँ के जो आदिवासी भाई बहन हैं हमारे, जो हुआ करते थे और अभी भी जो हैं, जो उस शैली को वो बढ़ा रहे हैं, वो उनका काम होता है ये चीज़, और वो वहाँ के नाम से फेमस हो जाती है। ठीक है, तो ये कैसी होती है या कौन कौन सी हो सकती है, ज़रा सोच के देखें आप। देखिए, दिमाग में आपके आ रहा होगा, बहुत ही फेमस है। मैं बहुत ज़्यादा की बात इसमें भी नहीं करूँगी, मैं इसमें जो फेमस है मैं उसके बारे में ही आपको बताऊँगी। ठीक है, तो कौन कौन सी है? मधुबनी, बिहार की मधुबनी बहुत फेमस है, इसके बारे में बताने की ज़रूरत है। आप मधुबनी पेंटिंग के बारे में जानते हैं कि हाँ ये बिहार की है, हाँ ये मधुबनी है, और ये अब एक लेवल रखती है, मतलब ऑल इंडिया लेवल पे ये लेवल रखने लगी है। इतनी ज़्यादा फेमस हो गई है मधुबनी बनाते भी बहुत अच्छे से हैं, और तरीका बहुत इजी है। अगर आप इसे बनाना चाहोगे ना तो ये बहुत इजी तरीके से बनती है मधुबनी, और ये बिकती भी है। ऐसा नहीं है, अगर आप अच्छा बनाए हो तो ये काफ़ी अच्छे प्राइसेस में बिकती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मधुबनी पेंटिंग होती कैसी है। ये देखिए आप,
आप देख रहे हैं, ये है मधुबनी पेंटिंग। ये कागज पे किया जाता है, ठीक है। ये ब्रश के माध्यम से किया जाता है। इसमें आप कलर्स भी यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो ब्लैक एंड वाइट बना सकते हैं। ये आपकी इच्छा है कि आपको कैसी बनानी है। आप देख लीजिए, इसे ढंग से देखिए, क्योंकि मैं इसके बारे में भी कुछ आप लोगों को बताऊंगी। देखिए इसके जो लाइंस है ना, ये ठीक है, ये लाइन जो दिख रहा है ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा होगा आपको कि मैम ये पूरा सीधा सीधा क्यों नहीं है, ये थोड़ा हिला डुला टेढ़ा मेढ़ा ऐसा क्यों है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि ये लाइंस टेढ़े क्यों हैं। क्योंकि मैंने बताया ये ब्रश से बनाया जाता है, इसमें स्केल यूज नहीं करते हैं कि हाँ लाइन सीधी करनी है तो स्केल लगाओ, उसे सीधा सीधा खींचो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसे सीधा सीधा खींचने के लिए स्केल नहीं लगाते हैं, बस हाथ से ही बनाते हैं। हाथ देखो, हाथ है तो थोड़ा सा तो हिलेगा ही ना, थोड़े सेक तो होंगे ही, तो बस वही बनाने में जितना हिला वो हिला और वो बन गया हमारा। मधुबनी पेंटिंग की खासियत ये होती है, या जब भी इसे बनाएं तो कुछ चीज़ों को आपको जानना पड़ेगा कि ये इसका रूल है या इसका नियम है, ये इस तरीके से ही बनेगी। तो क्योंकि मधुबनी पेंटिंग जब भी हम बनाते हैं ना, तो हमेशा एक लाइन जब चलता है हमारा, मान लो ये मछली है हमारी, और मछली के बीच में भी लाइनिंग करना है, तो जब भी हम कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे ना, तो एक लाइन दिया फिर एक लाइन दिया, मतलब एक लाइन रिपीट होगा, हमेशा 2 लाइन ही चलेगा। जब भी कुछ बनाएंगे हम 2 लाइन ही चलेगा। इससे क्या होता है ना, इसका ये रूल ही है कि 2 लाइन, हर चीज़ में 2 लाइन। तो देखो यहाँ पे भी ये 2 लाइन यूज है, यहाँ पे भी। और ये बहुत भरा हुआ पेंटिंग होता है, ये खाली खाली नहीं होता है कि हमने ऐसे किया, हमने ये बना दिया और बीच में मछली बना दी, काम खत्म। नहीं, मधुबनी पेंटिंग बहुत ही भरी हुई पेंटिंग होती है। भरी हुई में सब कुछ भी डाल दो या कचरा डाल दो वाली स्थिति नहीं है, ये भरी हुई होती है। देखिए आप इसके पीछे में अगर आपने देखा होगा, देखिए आप ये चीज़ देख रही है, ये चीज़ें जो पीछे में भरी हुई है, ये लाइन। हाँ, इससे भरने का तरीका है। आप लाइन बनाते हैं, आपको मैं बना के दिखाऊं क्या? अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको बना के भी दिखा सकती हूँ। आप देखिए, हमने ये खोला कागज, ठीक है, ये देखो, ये हमारा कागज है। और आप ट्राई जरूर करना, ठीक है। आप घर पे जब बैठ जाओगे ना, अभी तो लॉकडाउन है, कोई काम ही नहीं है, और आप कुछ क्रिएटिव सीखें, मज़ा आएगा, ठीक है। देखो अब हम हाथ से ही बनाना है ना, हमें हाथ से ही बनाना है, ठीक है। अब हमने जैसे ये लाइन बना ली, ठीक है, आपको दिख तो रहा है ना? हाँ, देखो एक लाइन मैंने बोला रिपीट होगा लाइन, ठीक है, रिपीट होगा। देखो कितना इजी वे में बताया मैंने, रिपीट होगा। 2 लाइन हुई। अगर आपकी इच्छा है कि सिर्फ 2 लाइन से काम नहीं चलेगा, मैं 1 लाइन और दूंगा या 2 लाइन और दूंगा, ये आपकी इच्छा है। आपका मन है तो एक लाइन और चला जाएगा, ठीक है। आपका मन है 1 लाइन और बनेगा। देखिए यही होता है आर्ट में, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है सब कुछ। इसमें वैसा रूल नहीं है, बस इसमें है चीज़ें कि हाँ ये चीज़, अगर मधुबनी की बात कर रहे हैं तो हाँ ये चीज़ ऐसी होगी, लेकिन ये नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आप तोड़ नहीं सकते हो। क्रिएटिविटी में ये चीज़ें हैं कि आप ये चीज़ों को बदल सकते हैं, आप बदलिए, ठीक है। देखो लाइनिंग लाइन। अब इसमें क्या होता है ना कि जब हम बॉर्डर बनाते हैं, इसमें बॉर्डर बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड होता है, और इसमें काफ़ी काम किया हुआ होता है। काम क्या होता है मीन्स हम बॉर्डर्स का भी भर के बनाएंगे, ठीक है। देखिए ऐसे 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 ये डिज़ाइन चल रहा है, ये मेरी इच्छा है कि मैं कैसा डिज़ाइन बनाऊँ। अगर आपको नहीं आता है तो ये चीज़ें मिलती हैं बाज़ार में कि मधुबनी के डिज़ाइन वाले बॉर्डर का सैंपल दे दो, मैं उसे सीख लूँ। इस तरह से बना। अब इसको ऐसे भी नहीं छोड़ना, मैंने बोला डबल लाइन, डबल लाइन। देखिए यहाँ ऐसे ऐसे, देखिए ये कैसे चलेगा, देखो सुंदर दिखने लगा ना। ये होता है मधुबनी आर्ट। इस तरह से करके आप बॉर्डर में कई डिजाइन दे सकते हैं। इसमें ऐसा दिए हैं तो इसमें ऐसे गोल वाला दे दीजिए, ठीक है।
अलग अलग चलेगा, अलग अलग आपकी इच्छा। और जब भी बॉर्डर बनाते जाओ तो डबल डबल लाइन खींचते जाओ, मतलब 2 के बीच में 2 लाइन, 2 के बीच में फिर 2 लाइन, ठीक है। अब हम इसके बीच में कुछ बना, हाँ आप देखिए ध्यान ये देना है कि इसके बीच में हम कैसे बनाएंगे। कोई भी चीज़ें बनाओगे ना आप तो फ्लैट बनेगा। फ्लैट बनेगा मीन्स हम किसी भी चीज़ को साइड से नहीं बना सकते, साइड से भी बनाएंगे। जैसे अगर मैंने बनाया यहाँ पे कुछ भी, जैसे ये लेडी बनाई हमने, ठीक है, ये लेडी अगर मैं बना रही हूँ, देखो आप, तो इसका जो हाथ बनाएगा ना वो हाथ एकदम सीधा होगा, मतलब उसकी पूरी उंगलियां दिखेंगी, ऐसे दिखेंगी, पूरी उंगलियां दिखेंगी। ये ऐसा हुआ, ये इसका कपड़ा हो गया, ये इसका पीछे का हुआ, ठीक है। ये पैर है तो पैर भी पूरा ऐसे एकदम फ्लैट दिखने वाला है, कुछ भी उठा उठा नहीं दिखे, एकदम फ्लैट दिखने वाला है। कोई भी चीज़ में बनाया, आप कौवा बनाए, आप पक्षियों में अगर इंटरेस्ट रखते हो तो मोर बनाओ, आप किसी का चेहरा बनाओ, हर चीज़ एकदम फ्लैट दिखेगी, आप साइड से उठा हुआ नहीं दिखा सकते हैं। कुछ नियम होते हैं, कुछ फेमस चीज़ों में कुछ नियम होते हैं। तो आपने देखा कैसे बनेगी मधुबनी, देख लिया है, और आप इस पर ट्राई भी कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि अगर वो हिल गया तो वो गलत है, अगर उसमें थोड़ी सी टेढ़ी लाइन हो गई तो वो गलत हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। ये सारी इसकी खूबसूरती है, क्योंकि ये बाकायदा आप हाथ से बना रहे। और देखिए ये बनता है ब्रश से, लेकिन आप आर्टिस्ट चूँकि नहीं हैं और आप ट्राई करना चाहते हैं कि मैं भी मधुबनी बनाऊँ घर में बैठ के, क्योंकि अभी हम घर में हैं तो हमारे पास काफ़ी टाइम है। अगर आप चाहें तो ऐसा ट्राई कर सकते हैं, बनाओ। तो क्या करो ना आप, जैसे मैंने ये लिया मार्कर लिया, तो ये बहुत हार्ड मार्कर है, मतलब मीन्स उसके पॉइंट बहुत मोटे हैं। ऐसा नहीं, आप पतला वाला जो मार्कर पेन आता है एकदम पतला वाला 0 पॉइंट वाला, आप उससे यूज़ करके देखो, क्योंकि आप ब्रश चला नहीं पाओगे, ब्रश चलता नहीं है सबसे। तो आप वो मार्कर यूज करके देखो कि उससे हम कैसे बना पाते हैं। देखिए आप उससे बहुत अच्छा बना पाओगे। आप ट्राई कर रहे हैं ना, आप करके देखिए, आप मार्कर यूज करिए पतली वाली, देखिए कितना अच्छा बनता है, ठीक है। तो स्थानीय पेंटिंग में आई मधुबनी। देखिए मैं फेमस की बात कर रही हूँ, 1 नंबर पे आई मधुबनी। हमने मधुबनी के बारे में देखा। अब कौन सी है, देखिए मधुबनी बहुत ज़्यादा फेमस है, बिहार की है, इसलिए मैंने पहले बताया। अब मैं, चूँकि हम झारखंड के हैं, आपको पता है हम लोग झारखंड में रहते हैं, हम झारखंड के रांची के हैं। अब झारखंड में क्या फेमस है, झारखंड की स्थानीय कला कौन सी है, झारखंड की स्थानीय कला सोहराई पेंटिंग। आपने नाम सुना होगा, आपने देखा भी होगा। अगर आप झारखंड में जो गए होगे चिड़ियाघर, अगर गए होगे तो उसके बाहर में भी बना हुआ है। आप बड़े बड़े जो यहाँ पे जैसे मुख्यमंत्री आवास है, आवास अच्छे अच्छे लोगों के आवास के बाहर में भी ये बना हुआ है। ये चूँकि फेमस है, और देखिए फेमस है लेकिन उतना फेमस नहीं है क्योंकि लोग जानते नहीं हैं इसके बारे में जाने, इसलिए ये स्थानीय लोगों की या बड़े लोगों के घर के बाहर या जू के बाहर अच्छे अच्छे जगहों के बाहर में से बनाया जा रहा है कि लोग इसे देखें और समझें, और कम से कम कोई पूछ ही ले कि ये क्या है। अगर नहीं जानता है वो, ये इंटरेस्ट नहीं रखता है, कई लोग है ना कि वो चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखते, वो देखेंगे और चले जाएंगे। पर लेकिन क्या होगा, वो जब उसे बार बार देखेंगे, यहाँ भी देखा मैंने इस तरह की पेंटिंग है, वहाँ भी देखा मैंने इस तरह की पेंटिंग है, आखिर ये है क्या, लास्टली वो क्वेश्चन पूछ ही देगा। तो देखिए वो क्वेश्चन जैसे ही पूछेगा ना, हमारा उद्देश्य क्लियर हो जाएगा कि हाँ उसे वो भी पता चल गई कि ये कौन सी पेंटिंग है। किसी से पूछेगा वो जो उसे बताएगा कि हाँ ये सोहराई पेंटिंग है, झारखंड की पेंटिंग है, झारखंड की स्थानीय पेंटिंग है, इसे लोक कला भी बोलते हैं, ठीक है। अब वो कैसी होती है आपको जानना ये भी बहुत ज़रूरी है कि वो कैसी होती है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। आप देखें, आपको दिख रहा होगा ये है सोहराई पेंटिंग, ठीक है। आप पहले ध्यान से इसे देख लें। मैंने एक सैंपल बनाया है छोटा सा कि कम से कम मैं कुछ दिखा पाऊँ बच्चों को कि किस तरह की चीज़ें होती हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली मिलो ना तो मैं आपको सिखा भी दूंगी कि कैसे बनता है, और बहुत इजी है ये बनाना, ठीक है। हमने देख लिया इसे कितना कलरफुल है,
इसमें कलर्स चटक यूज होते हैं, इसमें पूरे चटक कलर यूज होते हैं जो दिखाई दें, जो दूर से ही अट्रैक्ट करें, क्योंकि कलर्स हमें अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो इस सोराई पेंटिंग में क्या है, इसकी भी कोई खासियत होगी, इसके भी कुछ रूल्स होंगे कि ये ऐसे ही बनता है, ऐसे ही बनता है, कैसे बनता है। तो सोराई पेंटिंग कैसे बनता है, एक तो आप देख लो ये भी फ्री हैंड बन रहा है, ब्रश से बन रहा है। फ्री हैंड बन मतलब कोई नपा तुला नहीं है, अगर कुछ थोड़ा छोटा बड़ा हो गया, इधर उधर हो गया, तो वो चीज़ें चलती हैं इन पेंटिंग में। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही शार्प होना चाहिए, ये बिल्कुल एक जैसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अब देखिए जैसे ये मैंने बनाया, ठीक है, ये क्या है, एक पक्षी है। देखो पक्षी भी बिल्कुल ओरिजिनल नहीं दिख रहा है, ये इनका तरीका है पक्षी बनाने का। ये एक पक्षी है, इधर भी मैंने एक पक्षी बनाया। अब ध्यान दो कि इसका कलर कैसे डिफरेंट है, यहाँ दूसरा रंग, यहाँ दूसरा रंग, ये फिर वही रिपीट हो रहा है, कैसे एक के बाद एक कलर ही एक के बाद एक रिपीट हो रहा है। तो ये इसकी खासियत है, इसमें कलर्स रिपीट होते हैं बकायदा लाइन वाइज। एक लाइन में मैंने ये कलर डाला, दूसरी लाइन में ये कलर डाला, फिर उसमें वो रिपीट हुआ, फिर वो रिपीट हुआ। तो ये इस तरह से चलते हैं। इसमें देखिए अब पत्ता देखिए, पत्ता में भी देखिए एक लाइन का कलर ये, दूसरा दूसरा दूसरा, ठीक है, डबल डबल है, उसमें कलर भरा हो। ये इसकी खासियत है। इसे जब भी बनाएंगे तो इसमें भी डबल लाइन चलेगा और एक कलर रिपीट होगा वो चीज़। तो ये भी कलर, ये सोराई है, यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं ना वो बनाया करते थे इसे। तो यहाँ के राजाओं ने ना उस कला को अपनाया, जब बहुत टाइम पहले की बात है ये, उन कला को अपनाया और वो अपने घर में इसे यूज़ करने लगे इन सेंस कि वो उनके घर में जब कोई शादी वादी होती थी ना तो वो उसे बनाया करते थे दीवारों पे। तो धीरे धीरे इतना प्रचलन बढ़ गया ना कि वो सिर्फ राजाओं के यहाँ ही नहीं बनने लगा, वो वहाँ के स्थानीय लोग भी अपने घर के बाहर बनाने लगे। तो वहाँ पे क्या होता था ना, वो सारे लोग अपने घर के बाहर दीवारों पे ये पेंटिंग बनाया करते थे। वो सबके यहाँ बनने लगा, वो चाहे दीपावली हो, सोहराई पर्व हो, हर पर्व में ये चीज़ें बनती थी और ये बहुत सुंदर लगती थी। ये दूधी मिट्टी से बनती थी, मिट्टी से लीप देने के बाद वो उसके ऊपर बनाया करते थे गोबर से। मतलब बहुत ही चीज़ों का रंग है ना, जो वो चीज़ों का गेरुआ रंग है होता है, ये कलर की मिट्टी होती है गेरू मिट्टी, उस कलर से मतलब उस तरह से बनाते थे। ये नहीं कि हाई फाई पेंट लेके आए उससे वो पेंट कर रहे हैं या कलर एक्रेलिक कलर यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं था। वो बहुत ही ऐसी चीज़ों का यूज़ करते थे जो वहाँ पे स्थानीय मिलती थी। पर अब क्या है कि जो दूधी मिट्टी से जो पूरा पेंट किया जाता था घर को, अब ऐसा नहीं है, अब उसके जगह चूना ले लिया है। अब घर में धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। तो इसका प्रचलन बनाए रखने के लिए यहाँ पे लोग इसे शहर में भी यूज़ कर रहे हैं। तो सोराई पेंटिंग देख ली आपने। देखिए दो अब फेमस चीज़ें मैंने बता दी आपको। अब तीसरी कौन सी है? तीसरी भी बहुत फेमस है, उसे भी अभी मैं दिखाऊंगी और आप तुरंत समझ जाओगे कि क्या चीज़ है। थोड़ा सा सोचो। वर्ली आर्ट। वर्ली आर्ट क्या है? वर्ली है कहाँ? वर्ली महाराष्ट्र में है, मुंबई। ये महाराष्ट्र की स्थानीय पेंटिंग है जो कि बहुत फेमस है। और अभी के टाइम पे, अगर प्रेजेंट टाइम में हम बात करें ना, तो ये कुछ ज़्यादा ही फेमस हो रखी है। वर्ली आर्ट देखो, ये ऐसी होती है, देख रहे हैं आप? आप देखते ही समझ गए होंगे कि कौन सी पेंटिंग के बारे में मैं बात कर रही हूँ और ये फेमस क्यों है। देख रहे हैं आप, ये फेमस क्यों है? अब इसे देखते ही आपको लग गया होगा हाँ मैंने इसकी पेंटिंग देखी है। या फिर ये आप कपड़ों पर इसके प्रिंट इतने ज़्यादा फेमस हो गए हैं कि इस बाकायदा फैब्रिक कपड़ों पे इसे प्रिंट किया जाता है। इसका कुर्ता मिलता है, साड़ीज़ मिलती हैं, साड़ी के बॉर्डर्स में ये आर्ट किया हुआ होता है। छोटे बच्चों के भी मिलते, पर ज़्यादातर ये आप देखेंगे लेडीज़ के कपड़ों में ये ज़्यादा मिलता है। तो इतना ज़्यादा फेमस हुआ है कि लोग इसके प्रिंट के कपड़े तक पहनना पसंद कर रहे हैं अब। और ये आर्ट स्थानीय कला है, ये वर्ली महाराष्ट्र मुंबई की कला है। तो देखिए मैंने आपको 3 स्थानीय पेंटिंग्स के बारे में बताया, और भी स्थानीय पेंटिंग है, ऐसा नहीं है ये सिर्फ 3 ही है पूरे इंडिया में।
लेकिन मैं हमेशा से बोल रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, आपको वहाँ तक बताऊँगी जहाँ तक आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 3 पेंटिंग्स, 3 स्थानीय कला जिसका मैंने उदाहरण आपको दिया, आपको कुछ चीज़ें आपको दिखाई दी, ये बहुत फेमस है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, आप इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जान गए होंगे, और अगर नहीं जाना है तो आप चाहें और ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में जानना चाहें तो आप नेट पे सर्च भी कर सकते हैं। अब कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो मेरे पहुंच से बाहर है, मैंने ये चीज़ें पहले भी बताई हैं आपको। आप आराम से इसके बारे में देखो और करो। ठीक है, तो आप और एक बार देख लें, आप देख लें, एक एक करके तीनों को देख लें। क्या होता है ना, हम देखने के बाद भी कई चीज़ें याद रखते हैं। देखिए, ठीक है, आप चाहो तो घर पे से बना सकते हैं, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, ये आराम से बनाया जा सकता है। तो देखिए, आज हमने शैली के बारे में बातें की। हमने आज बहुत सी शैली देखी, हमने पूरे स्टेट वाइज शैली देखी। स्टेट के बाद हमने देखा कि कैसे मुग़ल आए और हमें वो अपना कुछ शैली दे के गए। फिर हमने देखा कि हम जब गुलाम हो गए तो हमने दूसरी शैली अपनाई, क्योंकि ब्रिटिशर्स आए, वो हमें कुछ अपना दिया। फिर हमने देखा कि अब स्थानीय लोग क्या करते हैं। स्टेट वाइज मैंने देख लिया कि हाँ, यहाँ का बहुत फेमस है, वहाँ का बहुत फेमस है। फिर यहाँ के स्थानीय लोग क्या करते हैं, हमने ये भी देखा। हमने वो 3 फेमस पेंटिंग्स देखी जो कि स्थानीय पेंटिंग्स में सबसे ज़्यादा दर्जा रखती है, हमने वो तीनों देखी। अब हमने शैली के बारे में बहुत अच्छे से जान लिया। अब आपको लग रहा होगा कि मैम ये सारी चीज़ें तो आपने बताई हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया अभी का जो प्रेजेंट में हम जब एग्जीबिशन देखने जाते हैं और वहाँ पे जो पेंटिंग्स दिखाई जाती है वो तो इस तरह की शैली वाइज नहीं होती। अब तो राजा रानी या महारानी का पेंटिंग या कोई घटना जो घट चुकी है उससे रिलेटेड पेंटिंग तो अब बनाई नहीं जाती। अब तो वो देखने को ही नहीं मिलती बहुत रेयर। तो अब हम क्या देखें, हम जब वहाँ देखते हैं तो वो तो लगता नहीं, आप उसके बारे में तो कुछ बताए ही नहीं। मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी, पर मैं वो अगले क्लास में बताऊंगी, क्योंकि उसमें भी डिटेल में जाना होगा, मतलब उतना डिटेल जितना आपको ज़रूरी है। ठीक, तो हम उसमें भी आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि उस पेंटिंग में भी कितनी वेराइटीज़ होती हैं, वो कितने तरीके के होते हैं, उसमें क्या बनाया जाता है तो क्या कहलाता है, उसमें किस तरीके के कलर यूज़ होते हैं, उस आर्टिस्ट को क्या कहते हैं जो उस तरह की पेंटिंग बनाते हैं। मैं उसमें भी आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। ठीक है, अब बताती हूँ मैं आपको कुछ फेमस चीज़ें। देखिए, हमने बहुत हिस्ट्री की बातें कर ली, हमने बहुत उस टाइम की बातें कर ली जो कि जब हम आदिवासी थे तब से लेके अब तक बारे में हमने बातें कर ली। हम प्रेजेंट तक पहुँचे हैं शैली वाइज। अभी मैंने आपको अभी लेटेस्ट में जो चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें नहीं बताई, वो पेंटिंग के बारे में बाद में बताऊँगी। लेकिन अभी हम कुछ बात करते हैं। अभी कोरोना काल है, अभी कोरोना को लेके बहुत चीज़ें बहुत फेमस हो रखी हैं। मास्क पहनना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है तो उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो बहुत पेंटिंग बना के बताई हुई होती है पेपर्स वगैरह में, वो सारी चीज़। लेकिन आप ये जानते हो कि हम अपना जो फ़ोन यूज़ करते हैं, आप फ़ोन तो यूज़ करते ही होंगे, वो तो बहुत ही कॉमन है। इमोजी, हम इमोजी यूज़ करते हैं। क्या है ये इमोजी? बहुत कॉमन है, आप यूज़ करते होंगे इसे कि हाँ, किसी को खुशी वाला दिखाना है तो हंसता हुआ चेहरा, रोना दिखाना है तो रोना वाला चेहरा, इस तरह से हम यूज़ करते हैं। हम अपना चेहरा नहीं बना के भेज सकते हैं तो हम इमोजी यूज करते हैं, मतलब हमारी वो भाषा होती जा रही है धीरे धीरे। तो क्या ये इमोजी, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी कोरोना का टाइम में तो ये इमोजी बहुत फेमस है। देखिए, मास्क लगा हुआ, अगर किसी को भेजना है तो इस तरह की इमोजी हम भेजते हैं। ये भी प्रेजेंट टाइम में बहुत फेमस चल रहा है इमोजी। मैं आपको दिखाती हूँ ढंग से। अभी और बताओ, किसी से मजाक करना है तो किस तरह का इमोजी भेजते हो? आप इस तरीके का इमोजी भेजते हो। अच्छा, ये बताइए आप कि आप इमोजी भेज तो देते हैं, आप अपनी फीलिंग्स को इमोजी के थ्रू बताते हैं, आप
कि हाँ मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं हंस रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, सब हम इमोजी के थ्रू बताते हैं। इमोजी है क्या? इमोजी भी एक आर्ट है, अगर आपको पता नहीं होगा, ये भी एक कला है, बाकायदा बनाया हुआ, ये चीज़ें बनाई हुई हैं। और अगर बहुत टाइम पहले की बात करें ना, करीब 10 साल पहले की बात करें, तो लोगों को काफ़ी डर लगता था कि इमोजी हमारी भाषा ख़राब कर देगी, लोग इसका यूज़ करते थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या है पता है? आज के टाइम में ये हो गया है कि इसकी पढ़ाई हो रही है, इमोजी को सब्जेक्ट में डाल दिया गया है। आप देख रहे हैं क्रिएटिविटी की मतलब लेवल क्या हो रखी है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। अब इमोजी को डाल दिया गया है सब्जेक्ट में। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, कहाँ? इंडिया में तो हुआ नहीं ऐसा। ये ब्रिटेन की बात कर रही हूँ मैं। ब्रिटेन में इमोजी की पढ़ाई होने लगी है, इसे बाकी सब्जेक्ट के साथ में इसे सिलेबस में डाला गया है। अब लोग इसे भी पढ़ेंगे। आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं अगर, तो आप ज़रूर सर्च करना कि ब्रिटेन में किस यूनिवर्सिटी में इमोजी की भी पढ़ाई हो रही है। आप नहीं जानते होंगे, इसके पहले हम धड़ इमोजी यूज़ करते थे, हम इसको ये बोलते हैं, अपने इमोशंस को बताया करते थे, हम दुखी हैं, ये हैं, वो हैं, पर मुझे पता ही नहीं थी, किसी को पता ही नहीं थी कि इसकी पढ़ाई भी होती है। इसकी पढ़ाई भी होने लगी है, ठीक है। आप इसका सर्च जरूर करना। देखिए क्रिएटिविटी किस तरीके से आपके सिलेबस में, आपके पढ़ाई में घुस रही है। आपने कभी नहीं सोचा था कि आप बीएड करने आएंगे और आपको ड्रामा और आर्ट भी पढ़ना पड़ेगा, पर आपको पढ़ना पड़ रहा है। अब धीरे धीरे आपको समझना पड़ रहा है कि इसका वैल्यू क्या है या इसका इम्पोर्टेंस क्या होगा हमारे कैरियर में और हमारे लाइफ में भी। और देखो अब इमोजी, इसके बारे में तो आपने सोचा भी नहीं होगा ये, और ये हमारे पढ़ाई में शामिल हो रही है धीरे धीरे। अभी ब्रिटेन में इसका यूज़ हुआ है, उसे शामिल किया गया है अपनी पढ़ाई में, धीरे धीरे वो इंडिया में भी आएगा, ठीक है ना। आप देखिए किस तरीके से चीज़ें घुस रही हैं, और ये अभी नहीं घुस रही हैं, ये शुरू से है, लेकिन इसको इम्पोर्टेंस हम लोग देते ही नहीं थे, जो कि अब देना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए कि सब जो इंडिया में सबसे फेमस इमोजी है, देखो ये कोई पढ़ाई रिलेटेड बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये कोई आर्ट रिलेटेड बात भी नहीं कर रही हूँ मैं, ये दोनों से बिल्कुल अलग है। ये ऐसी बात कर रही हूँ जिसमें आप बहुत ही मतलब क्या बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, आपके पास फ़ोन है, आप धड़ धड़ मैसेज करते हैं, आप इमोशंस बताते हैं, आप इमोजी भेजते हैं, ये चीज़ें आपके लिए बहुत कॉमन है, इसमें आप मास्टर हो, इसमें कोई आपको पढ़ा ही नहीं सकता, आपको कोई नहीं पढ़ा सकता, आपको कोई कुछ नया नहीं बता सकता, आप इसके मास्टर हैं। फिर भी आपको नहीं पता कि इमोजी की भी पढ़ाई होती है और इमोजी भी आर्ट से रिलेट करता है, ठीक है ना। तो देखिए आप मास्टर हैं जिस चीज़ के, उसके बारे में भी नहीं जानते हैं इतना कुछ। अभी जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो उसके बारे में कितना कुछ जानना होगा अभी आपको। इसलिए मैं बोलती हूँ, मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी, हर दिन थोड़ा बताऊंगी और आप उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। और जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं ना, वो आप उसे नोट जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं और एक बार में आपको नहीं समझ में आता है कि मैम क्या बोल के निकल गई या इसका सेंस क्या होता, या मुझे एक बार में समझ में नहीं आया, तो आप उसे रिपीट करके देखें और देखिए ज़रूर, क्योंकि क्या है ना, मैंने बहुत नेट पे मैंने भी सर्च किया है कि इस तरह के वीडियोस हैं या नहीं हैं, तो मुझे नहीं मिले। EPC 2 के ऐसे वीडियोस मुझे नहीं मिले, उसमें सिर्फ मिला है तो EPC 2 का फाइल कैसे बनाएं। अपने फाइल जो बच्चियों ने बनाया है या बच्चों ने बनाया है, बस उसके फोटोज ले लेके वो YouTube पे डाल रखा है, और बाकायदा उसे व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा मिले, लोग उसे देखते हैं, कॉपी करते हैं। देखिए हमारा उद्देश्य कॉपी करना नहीं है, अगर आप चीज़ों को समझेंगे तभी आपको कोई फ़ायदा होगा। मैं कॉपी करके बहुत चीज़ें कर सकती हूँ, अगर मैं समझूँ ही नहीं तो क्या मतलब है, इस सब्जेक्ट का क्या मतलब है, इस सब्जेक्ट को आपके सिलेबस में डाला ही क्यों गया है अगर आपको सिर्फ कॉपी करना है। अगर मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये देखो ऐसा है, ऐसा बना लेना,
अगर तुमसे नहीं बनता है किसी और से बनवा लेना। तो ये फ़ायदेमंद नहीं है। सब्जेक्ट में अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप सब्जेक्ट के बारे में जानते ही नहीं है, उसमें पढ़ना क्या है वो जानते ही नहीं है, चीज़ों के बारे में आप जान ही नहीं रहे हैं, तो कॉपी वर्क सही नहीं होता है, ठीक है ना। तो मैंने ये चीज़ें मैंने भी देखी, क्योंकि मैं जब यहाँ पढ़ाने आई और मैंने जब वीडियो बनाना शुरू किया तो मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कि काफ़ी होंगे ऐसे, लेकिन जब मैंने भी सर्च किया तो मुझे नहीं मिला। और पता मुझे बहुत बुरा लगा। बीएड आज से नहीं हो रहा है, बीएड बहुत टाइम से हो रहा है। लोग अपने कॉपीज़ के वीडियोस बना के अपलोड किया हुआ है लोगों ने, और वही देख के लोग खुश हैं। यही है APC 2, बस ऐसा बना लो, काम खत्म, बस पास हो लिए, काम खत्म। नहीं, APC 2 में जो पढ़ाई होती है ना, वो अभी आपको समझ नहीं आएगी। जब आप इसे प्रैक्टिकल फील्ड में जब उतरोगे ना, जब आप शिक्षक बन जाएंगे और वहाँ पे जाके आप पढ़ाना स्टार्ट करोगे, तब इसकी वैल्यू समझ में आना स्टार्ट होगी। तो देखिए, हम इमोजी की बात कर रहे हैं। इंडिया में कौन सी इमोजी है जो बहुत फेमस है? ये देखिए, ये इमोजी है जो बहुत फेमस है, जिसमें हंसते हंसते आंसू आ जाते हैं, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल भी बहुत करते हो, इनको पता नहीं था। यही इमोजी है जो सबसे ज़्यादा फेमस है पूरे इंडिया में। यहाँ तक कि इसे डिक्शनरी, जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होता है ना, उसमें भी इसे जगह मिली है। आपको नहीं पता होगा, जो शब्द वो हर साल डालते हैं ना अपनी डिक्शनरी में, वो उसने 2015 अभी 20 चल रहा है ना, 15 में इसे डाला है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने। देखिए क्रिएटिविटी किस तरीके से अपना जगह बना रही है। ये शुरू से हमारे बीच है, हम सबके बीच है, लेकिन लोग इसे वैल्यू नहीं देते थे। क्योंकि अब जाके क्रिएटिव लीडर्स की बात करते हैं हम, कि हमें कैसे बच्चे चाहिए तो वो जो भविष्य में क्रिएटिव लीडर्स बन सके, तब हम क्रिएटिविटी की बातें करना शुरू कर दिए। और अब देखिए ये अपना वैल्यू बनाने लगी है। ये हर वो जगह आने लगी है जहां आप सोच भी नहीं सकते थे। तो देखा आप लोगों ने, ये सारी चीज़ें मैंने बताई, और मैं आपको जितनी भी चीज़ें बता रही हूँ ना, वो बहुत धीरे धीरे समझो। जो चीज़ नहीं समझ में आती आप उसे नोट करो, एक बार में नहीं समझ में आती आप दोबारा देख के उसे समझो। और ये सारे वीडियो को एक लाइन से देखो, आपको बहुत चीज़ें समझ में आएंगी। तो आज के लिए मैंने बहुत चीज़ें आपको बता दी, और ये भी काफ़ी चीज़ें आपके दिमाग में छोड़ा है, कि आपके मैंने दिमाग में छोड़ा है, क्वेश्चन छोड़ा है कि मैम आपने शैली बताई है, तो आपने अभी प्रेजेंट में चल रही पेंटिंग्स क्यों नहीं बताई। मैंने बोला आपको, मैं वो भी बताऊंगी आपको, ठीक है। ये लेकिन अगले वीडियो में बताऊंगी। आप लोगों से बातें करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।